नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। हमारे आसपास जितने भी ऑफिस जाने वाले लोग दिखाई देते हैं उन सभी का सैलरी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होती रहती है और उसी के मुताबिक उनकी जरूरतें भी होती हैं, साथ ही खर्च भी। सैलरी कम हो या फिर ज्यादा, बचाने की लोग कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उस बजट का हम क्या करें? बैंक में पड़े रहने दें या फिर उससे भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें? अगर आपके मन में भी कुछ इसी तरह के सवाल उठते हैं तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब आज आपको मनी गुरु में देंगे और हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देंगे रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा। बहुत स्वागत है सर आपका शो में। हर्षवर्धन जी, अलग अलग लोगों का सैलरी ब्रैकेट होता है, सभी की जरूरतें अलग होती हैं, लेकिन एक चीज जो सब में सिमिलर रहती है वो ये है कि निवेश की जरूरत सबको है, बचत की जरूरत सबको है, भविष्य सबको अपना सिक्योर करना है। और इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना हम अलग अलग सैलरी ब्रैकेट को ये बताएं कि वो किस तरह से अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। चाहे आपकी सैलरी 25,000 है या फिर आप बहुत ज्यादा तकरीबन 2.5 लाख तक कमाते हैं, इन सभी को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जानेंगे आपसे कि आप किस तरह से, अगर मेरी सैलरी 25,000 है या फिर 1.5 लाख है, मैं सेविंग कर सकती हूँ। लेकिन चूंकि सभी की रणनीति लगभग एक सी होनी चाहिए, तो शुरुआत मैं इससे करूंगी कि किस तरह से आपको अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन सभी निवेशकों के लिए, उन सभी सैलरी ब्रैकेट लोगों के लिए। एक आपकी क्या राय होगी? वेल शालिनी, आपने सही कहा कि हम चाहे कितना भी महीने का कमाते हो, हमारी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो बेसिक गोल्स हैं, वो लगभग सेम होते हैं। वो 3-4 चीज़ों की अगर हम बात करें तो पहले है कि अगर हमें कमाती हुई उम्र में आप 25,000 रुपया कमा रहे हैं महीने का या 2.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, आपके परिवार आप पे डिपेंडेंट होता है फाइनेंशियली। सो अगर आपको कुछ हो जाए तो परिवार की सुरक्षा कैसे होगी? वो जो इनकम आप जनरेट करते हैं वो फैमिली को कैसे मिलेगी? तो ये चीज़ें ये कॉमन है, भले आप 25,000 कमा रहे हो या 2.5 लाख रुपये कमा रहे हो। दूसरी चीज़ें हैं कि हमारे अगर बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें जब बड़े हों तो उनकी पढ़ाई के हिसाब से हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अब कोई है जो जिनको 1 लाख रुपए से भी ना उनका बजट है, किसी का 1 करोड़ का बजट हो सकता है। सो बजट अलग होता है लेकिन ज़रूरतें एक जैसी होती हैं। हम अगर रिटायरमेंट की बात करें, हर इंसान जो है एक हद के बाद वो रिटायर होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी भर काम करें, लेकिन कई बार रिडंडेंसी आ जाती है कि हमारी जो नॉलेज है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, वो टाइम के साथ में रेलेवेंट नहीं रहती। हमारा शरीर काम का हमारा सहायता नहीं देती है कि हम चाहें तो भी हम काम नहीं कर सकते क्योंकि एज ज़्यादा हो जाती है। तो कई चीज़ें ऐसी कॉमन है, सिर्फ डिग्री वेरी करता है कि किसी को रिटायरमेंट पे 50 रुपये महीने से काफ़ी है, किसी को 5 लाख रुपए महीने चाहिए। सो ये आपने सही बताया कि हर आदमी की जो इनकम ब्रैकेट है उसके हिसाब से कई चीज़ पिक्यूलर होती है, लेकिन अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो हमारी ज़रूरतें लगभग एक जैसी है, सिर्फ अमाउंट डिफर करता है कि किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल, तो कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, लेकिन पैसे तो आप जरूर बनाना चाहते होंगे। और देखिए, थोड़ा थोड़ा करके जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा निवेश करके, थोड़ी थोड़ी एसआईपी करके आप भी अगर चाहें तो करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट तक आते आते किस तरह से ये मुमकिन होगा, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और हर्षवर्धन जी, शुरुआत कर लेते हैं 25,000 जिनकी सैलरी है, उनसे हम शुरुआत कर लेते हैं। बहुत से ऐसे यंगस्टर भी हैं जो अपने करियर की जब शुरुआत करते हैं तो उनकी सैलरी कम होती है, अमूमन 25 से 30,000 के बीच में हम देखते हैं कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, आपकी सैलरी ऐसे में हो सकती है। तो ऐसे लोग जो 25,000 के सैलरी ब्रैकेट में आते हैं, किस तरह से शुरुआत करें, किस तरह से निवेश करें? क्योंकि एक चीज ये भी है कि सैलरी आपकी कम हो या ज्यादा हो, आदत इसे बनाना जरूरी होता है, सेविंग आपकी आदत में शुमार हो सके। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे? शालिनी, आपने सही कहा कि अगर हम कोई भी एक प्रोफाइल देखें, एक कमाते हुए इंसान की, या तो ना शुरुआत कर रहे होंगे या एक परिवार वाले होंगे, अगर उनकी इनकम आज की तारीख में 25,000 रुपये है तो वो करीबन ये सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। और इनकी अगर हम देखें, जैसे हम एक कोई भी एक घर होता है, एक परिवार होता है, उसके मिनिमम खर्चे होते हैं। सो 25,000 रुपये में आज की तारीख में अगर हम देखें, एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा या 2 बच्चे का भी परिवार देखें तो 25,000 में पूरा महीना निकालना शायद मुश्किल हो। सो पिक्यूलर जो सिचुएशन होती है इस फैमिली की, वो हम अगर ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रैटेजी बताएं कि आप क्या करने चाहिए, तो 2-3 पॉइंट है।
पहले तो ये हम समझते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है, जो खर्चा करने के बाद में अगर आपके पास हाथ में कितने रुपए बचते हैं, वो काफ़ी लिमिटेड होगा, क्योंकि मिनिमम खर्चे तो आपको करने ही पड़ते हैं। तो वो लिमिटेड खर्चों से आप क्या, उतनी लिमिटेड पैसों से आप क्या करें? सो पहला स्टेप आपका ये है कि आपको इंश्योरेंस आपको खरीदना होगा। हम इन्वेस्टमेंट्स पे अभी आ नहीं रही हैं, अभी हमें कह रहे हैं कि अगर लिमिटेड फंड्स हैं या एकदम ही आप नेक टू नेक चल रहे हैं, फिर भी आप लाइफ कवर, जो कमाते हुए इंसान हैं, उनके लिए एक टर्म प्लान जरूर लें। आप 50 लाख का ले सकते हैं, आप चाहे तो 1 करोड़ का ले सकते हैं, जैसे आपकी पेमेंट कैपेसिटी हो और इनकम का मल्टीपल हम देख रहे हैं। सो अगर 20 टाइम्स भी लेते हैं इनकम का मल्टीपल, तो करीबन 50-60 लाख रुपए होते हैं। सो आपको 50 लाख या 60 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेना है। और दूसरी चीज, आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेना है। ये 2 चीजें आपके पास अगर एकदम नेक टू नेक है तो भी लेना है, अगर थोड़ा सरप्लस बचता है तो पहले पैसे आप इन दोनों बीमा पॉलिसी के लिए एलोकेट करेंगे। इसके बाद अगर थोड़ा कुछ बच जाता है आपके पास, आप उसे निवेश करेंगे रिलीजियसली। ये नहीं सोचेंगे कि अगर 500 रुपए ही है महीने के या 1000 रुपए बच रहे हैं तो इससे निवेश करके क्या मिलेगा। एक आप आदत फॉर्म करेंगे और छोटे छोटे, जैसे आपने कहा कि बूंद बूंद से सागर बनता है, आप शुरुआत करेंगे। और SIPs अगर हम बात करें तो 500 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि इक्विटी की तरफ ही जाना है, क्योंकि आपकी दूसरी जरूरतें होंगी। इस प्रोफाइल के लिए जो भी पैसे बचते हैं बीमा लेने के बाद, वो पैसे आप जमा करिए। आप PPF में कर सकते हैं, अगर चाहें आप फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स कर सकते हैं, या अगर इक्विटी समझते हैं तो SIP के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। एक चीज़ जो इस पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट को समझनी होगी, वो ये है कि जब आपके पास कम पैसे होते हैं जमा करने के लिए, तब आपको अपने पैसों को ज़्यादा काम करवाना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि आपको अगर थोड़ा रिस्क लेना पड़े तो आपको लेना चाहिए। कारण ये है कि आपके पास फंड्स कम हैं और उसी से आपको ज़्यादा जनरेट करना है। तो इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें आपको ये पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर नहीं समझते हैं तो समझने की कोशिश करिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई हर्ज नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट या जो भी आपके समझ में आता हो उससे आप शुरू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होगी एक फैमिली की या कोई इंसान की जो करीबन 25,000 रुपये महीने का कमाता है। और हर्षवर्धन, जैसा मैंने कहा कि करियर के शुरुआती दौर में अगर आप हैं और हो सकता है 25-30 हज़ार आपकी सैलरी है, और हमेशा ही जैसे हम कहते हैं कि सैलरी आपकी जो भी आ रही है उसमें आप कुछ सेविंग करें, तो ये जो युवा वर्ग है ये तो आसानी से रिस्क भी ले सकता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप लॉन्ग टर्म तक निवेश करते हैं, तो जैसा आपने कहा, भले ही आप 500 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा तो होगा आपको। एब्सोल्युटली। सो एक दूसरी प्रोफाइल यही इनकम ब्रैकेट की है, वो है जैसे आपने कहा कि जो अभी काम पे सिर्फ लगे हैं, अभी वो यंग हैं और उन्हें स्टार्टिंग इनकम उनकी 25,000 है। सो ये नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, और ये इनकी स्टार्टिंग इनकम है और उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ऐसी प्रोफाइल है तो डेफिनेटली आपको अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हो सकता है 20% या 30%, आप इसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए एलोकेट करें, क्योंकि अभी आपके पास मौका है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, खर्चे कम हैं। अगर आप एक बड़ा हिस्सा अपनी इनकम का इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एक अच्छी हैबिट भी फॉर्म होती है और आप बेफिजूल के खर्चे नहीं करेंगे। जो आप हाई एंड फोन्स या ये सब बड़ी गाड़ी खरीदना, ये सब के हमने देखा है कि उनकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आज की तारीख में अगर आप 20 या 30% भी अपनी इनकम का सेव करते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड हैबिट टू फॉर्म। आप उससे शुरू करें और मार्केट को समझिए, इक्विटी को समझिए, डेट को समझिए। ये देखिए कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरी है। तो जिस हिसाब से आपको समझ में आता है उस हिसाब से एलोकेट करें और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें। बिल्कुल, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई जरूर रखें, जैसा अभी हर्षवर्धन ने भी कहा कि आपको डेट इक्विटी दोनों की तरफ निवेश करना चाहिए। आगे बढ़े अगर हम और 50,000 की यहाँ पर बात करें, हर्षवर्धन जी, किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या 25,000 और 50,000 ये दोनों जो सैलरी ब्रैकेट है, कुछ डिफरेंस होना चाहिए इनकी स्ट्रैटेजी में, और किस फॉर्मूले के तहत आगे बढ़े 50,000 सैलरी ब्रैकेट वाले लोग? ओके, अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो हम ये जनरली एक एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये मान सकते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसमें आपका PF डिडक्शन भी हो रहा है, आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से आपको ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल रहा होगा, और आपको उन रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं वो उसमें उस लिहाज से आपके पास थोड़ा प्रोविजन ज़रूर हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तरफ से नहीं करेंगे। सो अगर 50,000 के आसपास की आपकी इनकम है तो उसकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। पहला ये है कि आपको अपनी इनकम का 10 to 15% आपको सेव करने का आपका ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली होना चाहिए।
अगर आप 5 या 7,500 रुपया महीने का नहीं बचा पा रहे हैं 50,000 रुपये कमाते हुए, तब आपके सीरियसली कोई प्रॉब्लम में आपके लाइफस्टाइल में है जो आपको कट डाउन करनी होगी। सो आपका टारगेट ये होना चाहिए कम से कम, अगर इससे ज़्यादा बचा सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जानते हैं कि आजकल के खर्चे कितने हैं, पूरा घर चलाना आसान नहीं होता। तो 50,000 की इनकम में आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि 10 to 15% आपकी टेक होम जो इनकम है उसमें आपकी बचत आपको करनी है। आप जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं हम उसमें ये हमेशा फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, तो उसमें आप टर्म प्लान अपना खुद का लेंगे, मेडिक्लेम आप खुद का लेंगे, डिस्पाइट आपके एम्प्लॉयर आपको मेडिकल कवर देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार के लिए खुद से मेडिक्लेम लेंगे। एक पॉलिसी और आप जो ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं वो है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। जो पर्सनल एक्सीडेंट या क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है वो भी आप एडिशनली ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास थोड़ा सरप्लस होता है इन प्रोविजंस को बनाने के लिए। जहां हम गोल्ड्स की बात करें, ऑफ कोर्स एक कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा इक्विटी का और डेट का। लॉन्ग टर्म गोल्स जो भी होते हैं उसमें ध्यान रखिए और समझिए कि इक्विटी का एसेट क्लास है, और अगर शॉर्ट टर्म के जो गोल्स हैं आपके पास उसके लिए आपको रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट्स है, या तो आप लिक्विड फंड्स या डेट फंड्स की तरफ अपना ध्यान दे सकते हैं। पीएफ जो आपका कट रहा है वो डेफिनेटली वो कंपलसरी, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो वो आप कटते रहने दीजिए। ध्यान रखिए अगर आप जॉब शिफ्ट करते हैं तो आपके पीएफ में से निकालिएगा मत, वो अकाउंट शिफ्ट करके नए एम्प्लॉयर पर ले जाइए। सो ये मोटा मोटी एक स्ट्रैटेजी होगी जो एक 50,000 कमाते हुए परिवार वाले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। बात कर रहे हैं अलग अलग सैलरी ब्रैकेट्स वाले लोग किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से अगर आपकी सैलरी 25,000 हो या फिर 2.5 लाख हो आप बन सकते हैं रिटायरमेंट तक करोड़पति। क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रूंगटा सिक्योरिटीज से हर्षवर्धन रूंगटा। हर्षवर्धन जी, ब्रेक पर जाने के पहले मैंने कहा था कि कई सैलरी ब्रैकेट अभी बचे हुए हैं, तो एक एक करके उनके ऊपर भी आते हैं। 1 लाख रुपए वालों की अगर मैं बात करूं तो एक आध इंक्रीमेंट लेकर के आप 1 लाख रुपए वाले सैलरी ब्रैकेट में पहुंच जाते हैं। जाहिर सी बात है कि टैक्स सेविंग हर किसी को करनी होती है। जरूरतें जब आप यहां तक पहुंचते हैं तो आपकी कुछ बदल जाती हैं, लक्ष्य आपने कुछ निर्धारित किए होते हैं, लेकिन पैसा बनाना हर किसी का सपना होता है। तो किस फॉर्मूले के तहत 1 लाख रुपए सैलरी ब्रैकेट वाले लोग आगे बढ़ें? तो अगर हम ये 1 लाख रुपए पर मंथ की अगर इनकम की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही पिक्यूलर सैलरी ब्रैकेट है। अगर हम देखें तो आप ना ही एक हाई एंड इनकम ब्रैकेट में आते हैं, एक HNI कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, एट द सेम टाइम आप एक लो इनकम ब्रैकेट में भी नहीं आते हैं। सो आप एक्चुअली वो बीच में रहते हैं जहां पे कई चीज़ें आपको करनी होती है सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल या अपनी सोसाइटी में एक स्टेटस बनाने के लिए। तो ये एक एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट सैलरी ब्रैकेट है। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये है कि इस वक्त पे आप एक एक्सपेंसिव कार भी लेते हैं और उसकी EMI, उनके बाकी जो खर्चे अगर हम देखें, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आप जिस घर में रहते हैं, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो घर भी उसी प्रकार का होता है। तो इसमें खर्चे लाइफस्टाइल पे इतने ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से आपकी सेविंग्स इतनी नहीं होती है। सो ये एक ऐसा, स्पेशल मेट्रोज की हम बात कर रहे हैं, नॉन मेट्रोज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की कहानी थोड़ी अलग रहती है, क्योंकि वहाँ पे इस इनकम पे आपके काफ़ी सेविंग्स हो सकती है, क्योंकि वहाँ के खर्चे जो रेगुलर हैं वो थोड़े कम होते हैं। सो इस सैलरी ब्रैकेट के लिए अगर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो पहली चीज़ की जो ध्यान रखनी है वो है कि आपको अपनी इनकम का 20%, पहले हमने बात की थी 10 to 15% जो 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो अगर आप 20% अपनी इनकम की नहीं बचा पा रहे हैं तो सीरियसली एक इशू बनेगा आगे जाते हुए। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए जो भी मैं कमा रहा हूँ 20% में फ्यूचर के लिए सेव करूंगा, और बाकी में जो है वो हमारे सारे खर्चे और घर के खर्च या लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस मैनेज करने की कोशिश करेंगे। सो जो सेविंग्स रेशियो है वो होता है 20%। इंश्योरेंस हमने ये सबके लिए लागू होता है कि आप अगर 25,000 हैं या 1 लाख रुपए हैं, आपको इंश्योरेंस अपने पोर्टफोलियो में पहले जोड़ना है। तो लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी 50,000 एंड अबव की कैटेगरी में डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी जुड़ जाता है। इसके अलावा आपके पास अभी सरप्लस है और आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको एक इमरजेंसी फंड जरूर से बनाना है। ये चीज़ हम एक्चुअली 25,000 के महीने में भी बनाना होता है, लेकिन खर्चे बचते ही नहीं, खर्चा करने के बाद पैसे बचते ही नहीं है कि इमरजेंसी फंड अलग से बनाने की अगर हम उम्मीद रखें तो कुछ ज़्यादा हो जाता है। 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको 3 महीने का आपको जो खर्चा है वो एक इमरजेंसी फंड के रूप में क्रिएट करना है, और वो आप एक्चुअली करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और चीज़ पिक्यूलर है कि इस इनकम ब्रैकेट के पास जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के, उनके वो आपको एक एक्सोटिक प्रोडक्ट्स भी ऑफर करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए PMS हो गया या स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गए। सो एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट
जितना सिंपल होता है उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जो चीज़ बहुत सिंपल होती है, कई बार हम सोचते हैं कि इसमें करके क्या फ़ायदा, हमें तो थोड़ा एक्जॉटिक प्रोडक्ट बताइए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बताइए, थोड़ा ऐसा बताइए जिसमें हम ज़्यादा रिटर्न कमा सकें, क्योंकि आपकी एस्पिरेशन ज़्यादा होती है। लेकिन ट्रस्ट मी, जितना सिंपल कोई प्रोडक्ट है उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करें, आपका प्रोविडेंट फंड्स, बॉन्ड्स हैं, एनसीडीज हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, इसी पे फोकस रखिएगा। ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बहुत ही एक्सॉटिक प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आते हैं उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। एक चीज़ और पिक्यूलर है और एक सजेशन है कि आप लोन्स जो हैं वो आप हॉलीडेज या कोई एक्सपेंसिव कार्स के लिए लोन्स ना लें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सब के लिए, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल वैसी है, आपको एक हाई एंड टेलीविजन भी आपके घर में चाहिए, आपको हॉलीडेज में जो जाना है वो हो सकता है एक साथ पैसे अवेलेबल नहीं हो, तो एक ईएमआई स्कीम के तहत में आपने हॉलीडेज ले ली। तो ये सारी चीज़ों को जहाँ तक हो सके, हॉलीडे, एक्सपेंसिव कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या कार्स, गाड़ी के लिए तो आप लोन लेते हैं तो फिर भी ठीक है, खाली ये देखिए कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई एंड कार नहीं ले रहे हैं आप, लेकिन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं और हॉलीडेज हैं ये आपकी सेविंग्स में से ही करें, ये ईएमआईज पे ना लें। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस इनकम ब्रैकेट में हमने ये देखा है कि आप एक सेकंड होम के एस्पिरेशंस भी रखते हैं। अगर आपका पहला घर हो चुका है तो आप दूसरा घर लेने के लिए भी सोचते हैं। तो इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर घर खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ये एक रियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट्स अलग होते हैं। अगर आपने ईएमआई पे घर ले लिया तो आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स के लिए कोई भी पैसे बचेंगे नहीं। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आप एक बैलेंस रखें और सेकेंड होम अवॉइड करें। अगर बहुत ज़रूरी है तो ही लीजिए, नहीं तो अवॉइड करिएगा। ऑल राइट, और खास करके दिखावे के लिए आप किसी भी तरह का काम ना करें, ईएमआई जितना हो सके अपने ऊपर कम से कम रखने की कोशिश करें। और जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा कि आपको बाहर ट्रैवल के लिए जाना है या इस तरह की दूसरी अगर आपकी नीड्स हैं तो वो अपनी सेविंग्स से करें, ना कि लोन लेकर के करें। हर्षवर्धन जी, अब जरा 2.5 लाख रुपया महीना जो लोग कमाते हैं उनके ऊपर भी हम आते हैं। जैसा आपने 1.5 लाख रुपया महीना वालों के लिए कहा कि 20% इन्हें सेविंग जरूर करना चाहिए अपनी सैलरी से, तो क्या 2.5 लाख वालों के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी होगी? इन्हें क्या 20% से ज्यादा बचाना चाहिए या सेम है? एक्चुअली देखा जाए तो मंथली सरप्लस अगर हम 2.5 लाख पर मंथ के सैलरी ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो उनके पास सरप्लस 20% से ज़्यादा होना चाहिए। ये एक थियोरेटिकल बात है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसी हमारी इनकम बढ़ती है, पहले अगर जो आज 2.5 लाख कमा रहा है वो पहले 1 या 1.5 लाख रुपए कमा रहे होंगे जो अप्रेजल होके या प्रमोशन होके उन्हें 2.5 लाख मिला है। तो लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे वैसे बढ़ती रहती है। आपको ये भी समझना है कि जो 2.5 लाख कमाता है उनके बच्चे भी हाई एंड कॉन्वेंट स्कूल्स में जाते होंगे, आईबी पढ़ते होंगे, जिनकी स्कूल की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। उनके एस्पिरेशंस भी ये होते हैं कि वो आगे जाके जब हायर एजुकेशन के लिए वो ओवरसीज जाएंगे, वो फॉरेन जाके पढ़ेंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी उस हिसाब से बढ़ जाती है। तो जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टेबल सरप्लस की, यस, क्योंकि जो बेसिक खर्चे हैं वो तो उतने ही रहेंगे, उसके ऊपर जो बचता है वो आपके लिए सेविंग्स होती है। 2-3 चीज़ें जो ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के लिए। पहले तो ऑफकोर्स कि 20% तो मिनिमम रूल है, अगर उससे ज़्यादा बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बचा सकते तो एटलीस्ट 20% आपको बचाना होगा। आज आप अगर 20% अपनी रिटायरमेंट पर्पस के लिए नहीं बचा सकते तो आपको ये समझना है जब 100% इनकम बंद हो जाएगी तब आपके खर्चे कहाँ से निकलेंगे। तो आज आपकी इनकम में से 20% आपको रिटायरमेंट पर्पस के लिए सेव करना है। रिटायरमेंट पर्पस के लिए सेव करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्योंकि आपको हर महीने के लाख या 1.5 लाख रुपया तो रिटायरमेंट के बाद भी चाहिए इन टुडेज वैल्यू। अगर आपको हर महीने का लाख या 1.5 लाख रुपया आज की वैल्यू से चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट, अगर हम इन्फ्लेशन को जोड़ते हैं तो आपका जो टोटल कॉर्पस रिक्वायरमेंट होगा वो 10 करोड़ के ऊपर जाएगा। तो अगर आपने 10 करोड़ इकट्ठा करने के लिए आपने जमा ही नहीं किया है तो रिटायरमेंट कैसे लोगे? सो ये एक पर्टिकुलर बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन है। तो रिटायरमेंट के लिए आपको 20% सेव करना होगा, नहीं तो ये बहुत आगे जाते हुए दिक्कत आएगी। ऑल राइट, तो जितनी चीजें आपने बताई यहाँ पर हर्षवर्धन जी, उन सब में जो मैं कहूँ कि एक निचोड़ मुझे समझ में आ रहा है वो सबके लिए ये है कि आपको टेक होम सैलरी का 20% जरूर बचाना है, क्योंकि बिना इसके भविष्य की जो गाड़ी है वो ठीक ढंग से नहीं चल सकती। और सिर्फ बचाना ही नहीं है, ये 20% जो आपकी सेविंग है इससे सही जगह निवेश करना है, सही फंड्स में निवेश करना है, और निवेश करने से ही आपके जो तमाम लक्ष्य हैं जीवन के वो पूरे हो पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने और अपने परिवार के लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेना है। इंश्योरेंस में किसी भी तरह की आप कोताही ना बरतें। और आखिरी चीज, लाइफ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवाना आप ना भूलें, क्योंकि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस खास करके आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए बहुत जरूरी हो गया। बिना इसके आपका मेडिक्लेम अधूरा रहेगा। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम सैलरी ब्रैकेट के जो लोग हैं उन्हें एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही फॉर्मूला बताने के लिए कि किस तरह से वो आगे बढ़े और अपने निवेश को जारी रखें। बहुत शुक्रिया आपका।
तो हमारी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।